Hello everyone. Today we are going to discuss the weekly current affairs on polity and governance, and we'll be covering the topics from 29 March to 4th of April. Now let's see what are the contents we are going to discuss. Number 1, unique land parcel identification number scheme, Uniform Civil Code, Model Code of Conduct, Human Rights Report 2020, Article 244A of Indian Constitution, and World Economic Forum's Global Gender Gap Report. Now let's move on to our first topic, unique land parcel identification number scheme. So basically अभी ये स्कीम न्यूज़ में क्यों है और क्या ये स्कीम रिलीज हुई है ये देख लेते हैं. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है. Recently, Department of Land Resources that comes under Ministry of Rural Development has provided information to the Standing Committee on Rural Development on unique land parcel identification number scheme, that is UL PIN. All right. So क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने एक स्टैंडिंग कमेटी को रिपोर्ट दी है इस स्कीम के बारे में. तो ये स्कीम क्या है. अभी 2021 में ये स्कीम 10 स्टेट्स में लॉन्च करी गई है एंड इट विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 2022. दिस स्कीम हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज आधार फॉर द लैंड, in which central government has planned to introduce a 14-digit alphanumeric unique identification number for every plot of land in the country within a year. मतलब कि अब से क्या होगा कि इस by 2022 मार्च हमारे देश में सारी जितनी भी ज़मीन है, लैंड के प्लॉट्स हैं, उनको एक आधार आईडी दी जाएगी, एक यूनिक नंबर. जिस हर इंडिविजुअल का आधार है, इस तरह से एक ज़मीन का भी आधार होगा बेस्ड ऑन द जियो स्पेशियल डाटा. ऑलराइट. सो ये 14 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक नंबर होगा और ये यूनिक होगा हर एक प्लॉट के लिए. Within 1 year we will be rolling this scheme. Now identification will be based on the longitude and the latitude coordinates of the land parcel and is dependent on the detailed surveys and georeference cadastral maps. तो प्रॉपर सर्वेज किए जाएंगे, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स को मेजर किया जाएगा, उस बेसिस पे ये आईडी हर एक लैंड प्लॉट को दी जाएगी. अनदर पॉइंट, द यूनिक आईडी वुड बी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इसको हम मैच करेंगे विद द और कंप्लाइंग करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन स्टैंडर्ड एंड ओपन जियो स्पेशल कंसोर्शियम स्टैंडर्ड्स. इसको हम देखेंगे ये दोनों चीज़ें हैं क्या आगे, द फैक्ट्स देखेंगे. Land record database will then be reportedly be integrated with the revenue codes and the bank records. और ये जो आईडी होगी और इससे जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे हर ज़मीन के बारे में, उसको कोर्ट के डेटा के साथ और बैंक्स के डेटा के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा. तो हमारे पास हर एक ज़मीन के बारे में उसकी क्या हिस्ट्री है, मतलब ओनरशिप की क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है, उसकी क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, जियो स्पेशल दैट इज़ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, कैसी एरिया में है, वो प्रॉपरली विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटीग्रेट करके हम एक आईडी जनरेट करेंगे और वो हर एक लैंड प्लॉट के अगेंस्ट जनरेट करी जाएगी. ठीक है. इसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी. द लिंकिंग, अगर हम आधार लिंक करेंगे लैंड रिकॉर्ड्स के साथ, उसके लिए ₹3 पर रिकॉर्ड लगेगा. और अगर उसकी ऑथेंटिकेशन ऑफ द लैंड ओनर, ज़मीन का जो मालिक है, उसके साथ भी आधार डेटा को लिंक कर देंगे तो उसके लिए ₹5 लगेगा. मतलब ये बहुत माइन्यूट फैक्ट्स हैं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, बट फिर भी पता होना चाहिए. इट एडेड दैट इंटीग्रेशन ऑफ द आधार नंबर इन द लैंड रिकॉर्ड डेटाबेस वुड बी डन ऑन वॉलंटरी बेसिस. क्योंकि हमारे यहाँ लैंड इतना टची टॉपिक है, पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है और रूरल पॉपुलेशन पूरी एंटायरली डिफरेंट है. सो अभी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इसको वॉलंटरी बेसिस पे किया गया है. तो याद रखना पीटी के लिए इट इज़ अ वॉलंटरी बेसिस प्रोजेक्ट राइट नाउ. दिस स्कीम विल क्रिएट अ मॉडल लैंड रिकॉर्ड रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. हर जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिकॉर्ड रूम बनाया जाएगा जिसकी कॉस्ट 50 लाख रुपीज़ होगी पर डिस्ट्रिक्ट. एंड उसमें एक मॉडर्न लैंड रिकॉर्ड रूम, पूरा डिजिटाइज्ड एक सिस्टम होगा जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लॉट्स हैं उनका डेटा फिट किया जाएगा. ठीक है. एंड this will also be integrated with the revenue court management system that will cost 270 crore.
नाउ व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ये स्कीम, क्यूलाई क्या फ़ायदा होगा इससे? यूनिक, number 1, unique and up to dated transactions. This ensures uniqueness in all transactions and keep the land records always up to date and link it to all the property transactions that gets established. तो अभी क्या होता है, कोई भी ज़मीन होती है ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, या तो उनकी बहुत पुराने टाइम से जैसे ज़मीन है, या तो उसका ओनरशिप ही नहीं होगी और जिसने कब्जा कर लिया उसकी ज़मीन हो गई है, ठीक है, या बही खाता लिखे जाएंगे जिसका कागज़ फट जाता है, ये सब मतलब, और अगर कोई क्लाइमेट अफेक्टेड रीजन है तो फ्लड्स आएंगे, इस तरह से चीज़ें ख़राब हो जाती है पेपर वर्क। तो वो चाहते हैं कि इसको पूरा डिजिटाइज सिस्टम कर दिया जाए, और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर एक प्रॉपर्टी दूसरे अपने बच्चे को दी है तो वो पूरी ओनरशिप की जो चेन है वो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये नहीं कि कैश में हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, जिसका कहीं ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो वो भी रिकॉर्ड में आएगा, तो इससे करप्शन भी वीड आउट होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी में, स्पेशली जब रियल एस्टेट सेक्टर हमारा इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड ऑफ सिग्निफिकेंस इज सिंगल विंडो एक्सेसिबिलिटी, दैट इज डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विस of land records through single window and sharing of land record data across the department, financial institutions and all stakeholders. और इस डाटा को सब जगह पे शेयर कर दिया जाएगा। एक जगह पे जाइए आप इस डिस्ट्रिक्ट में, इस रिकॉर्ड रूम पे, वहाँ पे जाके आप ये लिखवाइए, वो हर एक डिपार्टमेंट में ये डेटा शेयर हो जाएगा। सो इट्स अ सिंगल विंडो एक्सेस, आपके पास बस एक आईडी होनी चाहिए। बेटर इंटीग्रेशन एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी, that is standardization of the data at the application level. I would bring the effective integration and operability across the departments and provide compatibility amongst all the state. अभी किसी states में जो ज़मीन को measure करते हैं उसका जो यूनिट होती है वो अलग होती है, बिहार में अलग होगी, यूपी में अलग होगी, साउथ इंडिया में कुछ अलग होगी, तो एक सारे स्टेट्स का एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि ज़मीन को इसी तरह से हम मेजर करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली प्रिवेंशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर विल प्रिवेंट द लैंड फ्रॉड्स, स्पेशली इन रूरल एरिया वेयर लैंड रिकॉर्ड्स आर आउटडेटेड एंड ऑफन डिस्प्यूट्स, क्योंकि लैंड के डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इससे क्या होता है, डिस्प्यूट्स कम होंगे और लैंड फ्रॉड्स रिकॉग्नाइज हो जाएंगे ईजिली, उनको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। इनपुट्स टू द अदर स्कीम, दिस component will enhance the service delivery to the citizen and will also function as an input to other scheme, that is in various section। कोई भी हमें स्कीम लॉन्च करनी है या जहाँ पे लैंड आइडेंटिफाई करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, या पैसा डिस्पर्सल करना है जैसे कोविड टाइम पे, तो उसके लिए ये यूनिट को रिकॉग्नाइज करना एक बेस बन सकता है हमारा, आगे एडमिनिस्ट्रेशन में ईजी रहेगा। एंड दिस विल ऑल्सो बी अ नेक्स्ट स्टेप इन डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड modernization program which began in 2008 and has been extended several times as its scope grew. So ऐसा एक और प्रोग्राम चल रहा था, you can say this ID system will be a step further for moving in this direction of digitizing the land records. Already हमने एक ऐसा प्रोग्राम चला रखा है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 2008 का प्रोग्राम है, ठीक है। Proper land statistics and land accounting through ULPIN will help develop the land banks and lead toward integrated land information management system. एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा, हमारे देश में कितनी ज़मीन है, किस तरह से यूज़ है, ये साइंटिफिक एनालिसिस और सर्वे कर सकते हैं, कहाँ कौन से सेक्शन में कितना एरिया किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, और जहाँ पे एक्स्ट्रा ज़मीन है यूज़ नहीं हो रही है तो उसको किसी और को उधार पे देके, तो इस तरह से लैंड बैंक का सिस्टम भी ला सकते हैं, सो दैट इस प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री में हेल्प करेगा, ठीक है, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सो यू कैन सी इन दिस इमेज, like government plans to issue the unique ID to the each land holding, number will be GIS tagged, it will provide the exact location of the plot, unique number will have the details of all the previous transactions, ownership history, plot size कितना है, पूरी डिटेल उस एक ID में होगी। रेवेन्यू जनरेशन could also be available, कितना अभी तक आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे, क्या दे रहे हैं, ठीक है, और आगे कितना गवर्नमेंट एस्टिमेट कर पाएगी कि मुझे इस वक्त इस ज़मीन से कितना पैसा आएगा, तो वो भी एक गवर्नमेंट के लिए भी एनहांस करेगा रेवेन्यू, ठीक है। इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड होल्डिंग, द एक्सेस टू क्रेडिट विल गेट ईजियर,
बिकॉज कोई भी अपनी ज़मीन देखे उसको तब ये प्रॉपर सिस्टम होगा तो पता चलेगा कि हाँ इस फार्मर के पास ज़मीन है इस तरह से, क्योंकि कई बार पेपर्स नहीं होते तो ओनरशिप इस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप बैंक में जाते हैं तो आप लोन नहीं ले पाते, स्पेशली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर लैंड टाइटल्स विल हेल्प अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, इट विल स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग लैंड फॉर द पब्लिक एंड द प्राइवेट पर्पसेस ऑल्सो, कि ये सरकारी ज़मीन है और ये नॉन गवर्नमेंट ज़मीन है। जैसे गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहीं प्लॉट पड़ा है, प्राइवेट लोग आके उसको कैप्चर कर लेते हैं और उस पर अपना कंस्ट्रक्शन इलीगल बना देते हैं, स्लम्स बन जाते हैं कई बार जगहों पे, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ना देख लेते हैं ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो 2008 से चल रहा है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ये क्या है? ये बेसिकली 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही थी, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अपडेटिंग ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, जिनको मर्ज करके ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। इससे क्या है कि हमें अपडेट कर देंगे सारे लैंड रिकॉर्ड्स को, ऑटोमेटेड कर देंगे, ऑटोमेटिक म्यूटेशन, इंटीग्रेशन बिटवीन टेक्सचुअल एंड द स्पेशल रिकॉर्ड्स, मतलब जो बही खाते में लिखा हुआ है और जो एक्चुअली ज़मीन जितनी हिस्सा उसका है उसको इंटीग्रेशन हो जाएगा कि ज़मीन पे कागज़ पे नाम किसी और का है और उसका ओनरशिप अभी जो अथॉरिटी है वो कोई और उसको चला रही है, ठीक है। इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द रेवेन्यू एंड द रजिस्ट्रेशन, जितनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हैं क्या उतना हम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट को, तो उससे भी लिंक इस्टेब्लिश करना इजी हो जाएगा। एंड इट विल रिप्लेस द प्रेजेंट डीड रजिस्ट्रेशन एंड प्रिजम्पटिव टाइटल सिस्टम। कई बार क्या होता है कि आप ज़मीन की ओनरशिप जब बहुत पुरानी ज़मीन हो जाती है तो उसकी ओनरशिप इस्टेब्लिश करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो मन चाहे लोग जो भी पैसा देता है ऑफिसर को या जो भी जितने भी लोग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं तो पैसा देके आप अपने ज़मीन लोग इधर उधर नाम बदलवा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इट विल प्रोवाइड कंक्लूसिव टाइटलिंग विद अ टाइटल गारंटी। इसकी बेसिकली 3 कंपोनेंट है। एक पॉइंट है कंप्यूटराइजेशन ऑफ द ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स, नंबर 2 सर्वे एंड रीसर्वे। सर्वे और प्रॉपर रीसर्वे होना जैसे लैंड जैसे सेंसिटिव इशू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें एक ये पॉइंट है कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल द रजिस्ट्रेशंस दैट हैज अकर्ड, ओके। And the district has been taken as a unit of implementation where all the program activities are to converge in this. It was extended up to 2020-21 at the total cost of 950 crore. The department has proposed further extension to 2023 to 2024 to complete its original target as well as expand its ambit with the slew of new schemes. So basically इसको further expand कर दिया गया है। Important ये हो गया है, district इसकी unit है। For the implementation ये 3 component है, that is computerization of land record, survey, resurvey and the computerization of registration। 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को मर्ज करके ये बनाई गई थी, ठीक है। और कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज की ये एक्चुअली में स्कीम है, ठीक है, जो इसको एडमिनिस्टर करता है। इसका डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का एक और स्कीम है, इनिशिएटिव है, जिसको कहते हैं नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दैट एसोसिएटेड इट्स फर्दर एक्सटेंशन, ओके। मतलब इसमें ये होना चाहिए कि आपको स्कीम का मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या इसके मर्जर हैं कंपोनेंट्स, सो ये सब पीटी पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो एक स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिससे हम ये पिन यूएल पिन को इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या है? ये बेसिकली 1999 में UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, at the behest of UNDP to merge the Dun and Bradstreet standard product and service classification with the United Nations Common Coding System। तो एक ये स्टैंडर्ड चलते हैं और एक ये स्टैंडर्ड चलते हैं, इन दोनों के स्टैंडर्ड को मर्ज करके UNDP ने ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया, एक ये कॉमर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन बनाई। इट इज़ अ मेंबर बेस्ड इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन committed to improving the data quality through implementation of the international standards, okay। जो कि आपने बेसिकली ये लार्जली जो है ये इस टाइप के कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कैसे लोगों का, कस्टमर का एक्सपीरियंस है, किस टाइप पे लोग
चीज़ें खरीदते हैं, इस टाइप के सर्वेस करते हैं और उस बेसिस पे स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं. ऑलराइट, तो ECCMA is the current project leader for the development of ISO 8000 and ISO 22745, which are international standard for data quality and exchange of material and service master data. ऑलराइट, तो डेटा क्वालिटी के लिए एक स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ इस UL पिन के स्टैंडर्ड्स को मर्ज किया गया है. और वो जो डेटा स्टैंडर्ड से कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन, वो उसका करंट लीडर है. और ये एसोसिएशन कब आई थी? ये नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है जो कि 1999 में एट द इनिशिएटिव ऑफ UNDP डेवलप करी गई थी. ठीक है, ये आपको पीटी के लिए याद रखना है. दूसरा, ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्शियम. ये जियोस्पेशियल वर्ड क्या होता है? जियोस्पेशियल इज एनी डेटा about subject, event or phenomena that have location on earth. Okay, this location may be static, short term, like location of the road, earthquake, and it comprises of 3 parameters, that is location, attribute and time. तो किसी भी लोकेशन, किसी भी चीज़ जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है ना, उसके बारे में ये 3 पैरामीटर इज द जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, जियो स्पेशल डेटा. सो ये ओपन जियो स्पेशल कंसोर्शियम क्या है? इट इज़ ए इंटरनेशनल कंसोर्शियम, मोर देन 500 बिजनेस, गवर्नमेंट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, ड्रिवन टू टेक द जियो स्पेशल लोकेशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज फेयर, दैट इज फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रीयूजेबल. मतलब कि ये जियो स्पेशल लोकेशंस या डेटा को इम्प्रूव करती है ये कंसोर्शियम, उसके लिए वर्क करते हैं. ठीक है, इट इज़ अ मेंबर ड्रिवन कंसेंसस प्रोसेस एंड क्रिएट्स रॉयल्टी फ्री, पब्लिकली अवेलेबल एंड ओपन स्टैंडर्ड्स. ऑलराइट, सो ये टॉपिक हमने देख लिया. ये नई स्कीम आई है 2021 में. 2022 तो सारे लैंड रिकॉर्ड्स को एक ID दी जाएगी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो किए हैं. ठीक है, क्या कॉस्ट लगेगी, क्या सिग्निफिकेंस है. सो दिस वाज ऑल ऑन दिस टॉपिक. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. रिसेंटली चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जो कि अभी रिटायर भी हो रहे हैं और उनकी जगह एक नए आ रहे हैं, दैट इज N.V. रमन, हैज दिस current CJI S.A. बोबडे has lauded Goa's Uniform Civil Code and encouraged the intellectual indulging in the academic talk to visit the state to learn more about it. That is, again से एक renewed focus हो गया है कि जब गोवा हमारे देश का एक स्टेट है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा रखा है तो हम उसको स्टडी करना चाहिए. वहाँ पे सिस्टम प्रॉपरली चल रहा है और हम भी अपने ऑल ओवर द कंट्री लगा सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ द फोकस. तो हम ये देख लेते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी क्या डिबेट है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कौन से जुडिशियली इंटरप्रिटेशंस हैं. ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में एंड द पोस्ट कॉलोनियल एरा में. ठीक है, पहले न्यूज़ का बैकग्राउंड देख लेते हैं. इन 2019 सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्क्राइब गोवा शाइनिंग एग्जाम्पल विद द UCC. गोवा की बहुत तारीफ हो रही है, दैट ओके, UCC बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया है. ठीक है, गोवा हैज़ कॉमन फैमिली लॉ. UCC, ये जो गोवा का ये जो फैमिली लॉ है, ये पोर्चुगीज़ जब रूल करते थे गोवा के ऊपर तब से ही कंटिन्यूड हो रहा है. ठीक है, इट इज़ अ कॉमन फैमिली लॉ दैट दस बीइंग ओनली इंडियन स्टेट टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट दैट अलाउज एनी सिटीजन टू मैरी आउटसाइड द रियल्म ऑफ एनी स्पेशल रिलीजियस पर्सनल लॉज. तो वहाँ पे जो है गोवा में कॉमन फैमिली लॉज हैं और यहाँ पे ये पोर्चुगीज़ का सिस्टम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का और ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये अलाउ करता है सिटीजन्स को दैट दे मैरी आउटसाइड देयर रिलीजन्स लॉ. ओके, और यहाँ पे ये एप्लीकेबल है. द कोर्ट ऑब्जर्व दैट फाउंडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड होप दैट एक्सपेक्टेड अ UCC फॉर इंडिया बट देयर हैज़ बीन नो अटेम्प्ट एट फ्रेमिंग वन.
कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो रहा था तभी भी जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर जी ने बहुत फोकस किया था, बट बहुत डिबेट और अगेंस्ट इसके आर्ग्यूमेंट्स थे, स्पेशली फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। और उस टाइम पे पार्टीशन भी हुआ था, तो ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर था, इसलिए इसको डिले कर दिया गया था। लेकिन तब से लेके अब तक कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया। सो दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है बहुत बार कि इसको बनाया जाए, डायरेक्टिव दिया है, बट टिल डेट नथिंग इज हैपेंड। ठीक है, द फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन has put the Uniform Civil Code in Article 44 of the Part 4 dealing with the directive principle of the state policy, and hope that expected that state shall endeavor to secure for its citizen as uniform civil code throughout the territories of India. So DPSP are the basic guidelines for the government while framing the laws and executing them. But till date no action has been taken in this regard. तो हमारे यहाँ UCC कहाँ पे आता है? आर्टिकल 44 में पार्ट 4 अंडर DPSP। DPSP एनफोर्सेबल नहीं है बाय कोर्ट, दैट्स वाई अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, बट दे प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन दोज while to act on these DPC while framing any law or executing any orders. So UCC क्या चीज़ है? UCC एक कंसेप्ट है जो एक बेसिक फंडामेंटल प्रेमाइस पे बेस्ड है, जैसे कि जिसको हम कहेंगे दैट देयर इज नो कॉमननेस बिटवीन लॉ एंड रिलीजन इन मैटर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, जब किसी सिविलाइजेशन की बात होती है तो उसमें रिलीजन और लॉ को मिक्स नहीं करना चाहिए मॉडर्न सिविलाइजेशन में। और तो एक इस फंडामेंटल बेसिस के ऊपर लोडेड है। एंड यूसीसी कॉल्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया विच वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजियस communities without any differentiation in matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption, maintenance, you can say succession. Okay, तो UCC इन एस्पेक्ट्स को कवर करता है और ये सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ पे अप्लाई होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं इससे रिगार्डिंग हमने देखा, आर्टिकल 44 जो कि DPSP है, इसके अलावा आर्टिकल 37 जो कि कहता है दैट DPSP आर नॉट जस्टिसेबल, जो रिलेटेड प्रोविजंस है, आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट बट प्रिंसिपल्स लेड डाउन दैट आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस इन द कंट्री। सो DPSP आपको पता ही है कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं, सो ये भी DPSP से रिलेटेड है, इसलिए ये आर्टिकल 37 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 37 में ये भी लिखा गया है दैट स्टेट शेल एंडेवर बाय सूटेबल लेजिस्लेशन वाइल द फ्रेज बाय सूटेबल लेजिस्लेशन इज एब्सेंट इन आर्टिकल 44। मतलब कि स्टेट ने तो बोल दिया है कि सूटेबल कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया है कि आपको सूटेबल लेजिस्लेशन से ये लाना है 37 में, बट ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब कि एक टाइप का एनफोर्सिबल मैकेनिज्म यहाँ पे एब्सेंट है, दैट्स वाई एक्शन भी नहीं लिया गया। सो इंक्लूजन इन, और अब हम ये पुरानी डिबेट में जाए तो UCC अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ही डाल के चले जाते तो आज ये डिबेट नहीं चल रही होती, चीज़ें आसान हो जाती। उस टाइम पे आप कर सकते थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं इसको एनफोर्सेबल किया फंडामेंटल राइट्स में डाल के। यहाँ पे उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स ये रखें कि इसको DPSP में ही क्यों डाला गया है, जो कि एक जस्ट गाइडलाइंस हैं। So UCC was included in DPSP and not in fundamental rights which are enforceable by court of law due to the following reasons. Number one, the Muslim member opposed in the Constituent Assembly. The pain of partition on the religious ground was still not diminished. The stand taken by B.R. Ambedkar in the Assembly was that UCC is desirable but for the moment should remain voluntary. जो शुरू में प्रोपोगेंड्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर जी, उन्होंने बाद में उनका स्टांस चेंज हो गया, seeing the politics and the partition and the bloodshed that occurred, that okay, no, right now it can be made voluntary. So आज क्या इसकी ज़रूरत पड़ रही है UCC की, ये देख लेते हैं। सबसे पहले it will provide equal status for all whether you are Hindu, Muslim, Christian or else, and it is also gender neutral. The personal laws जब देखेंगे हम
तो वो जेंडर बायस्ड होते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी लॉज ही देखेंगे तो जैसे गोवा का यूसीसी कोड का हम एग्जांपल तो देते हैं, बट गोवा के यूसीसी कोड में अगर कोई मेल है वो उसको अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी ही पड़ेगी, वो चैरिटी में नहीं दे सकता है, कुछ पोर्शन दे सकता है केवल। और फीमेल शुरुआत में इवन गोवा में ये है, इफ द एट द टिल द एज ऑफ 30 इफ वुमन कैन नॉट बेयर अ मेल चाइल्ड टू द फॉर द मेल चाइल्ड, then she has no, then the guy has the right to do another marriage unto the another woman that can bear a male child। ठीक है, तो ऐसे कई सारे बहुत वेग प्रोविजंस भी हैं गोवा के लॉ में। हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि हम डायरेक्टली पोर्चुगीज़ के गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना चाहिए, बट हाँ जिस तरह से मुस्लिम लॉज हैं वहाँ पे इनहेरिटेंस जो वुमन है डॉटर में नहीं होता है, ऑल्दो हिंदूज़ में भी नहीं था, बट 2005 में जाके अप्लाई कर दिया गया है इसको। ठीक है, सो एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द जेंडर्स। UCC will end the discrimination in religion as it will replace the individual person customs and practices of marriage, divorce, adoption and succession with a common code। Alright, जैसे ट्रिपल तलाक था जो कि ऑल्दो अभी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, बट ट्रिपल तलाक की वो लोग जस्ट 3 बार तलाक बोलने से वो शादी ख़त्म हो जाती थी मुस्लिम पॉपुलेशन में। ऑलराइट, सो ये एक बहुत मतलब इनजस्टिस था वुमेन के लिए कि आज आपकी लड़ाई हुई है एज अ मैरिज में, एज अ इंस्टीट्यूशन में, और कल तलाक हो जाएगा और फिर यू कैन डू पॉलीगैमी ऑल्सो। सो दिस इज़ वेरी अनएथिकल एंड हर रिलीजन का अलग अलग ऐसे ही अपना पर्सनल लॉ है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअलिटी, एक जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो कर्ब हो जाती है। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म कोड जैसे हमारा क्रिमिनल मैटर में है तो क्यों नहीं हम यूनिफॉर्म कोड हो सकता है सिविल मैटर्स में, जब बाकी मैटर्स में हमने रखा है जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, प्रोसीजर एक्ट है, गुड्स एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, पार्टनरशिप एविडेंस, तो इस एस्पेक्ट्स में क्यों नहीं रख सकते हैं हम? ये भी सिविल इश्यूज़ हैं, इनमें भी रख सकते हैं। आर्टिकल 44 भी खुद कह रहा है नेशनल इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज सबको जब एक साथ ट्रीट किया जाएगा जेंडर कास्ट क्रीड को हटा के, तो डेफिनेटली एक यूनिटी डेवलप होगी कंट्री में। और ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडिया में ही डिमांड है, बाकी मुस्लिम ने जो कि हमारे यहाँ यूसीसी है वो बेसिकली अपोज किसके किया जा रहा है? माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से, जो कि लार्जली मुस्लिम सेक्शन है, वो लोग अपोज कर रहे हैं। बट जो आउटसाइड इंडिया है वहाँ पे मोरक्को, पाकिस्तान, वहाँ पे सब जगह पे यूसीसी ऑलरेडी है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर डेफिनेटली सुप्रीम टू एनी रिलीजियस लॉ। किसी जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमारे रिलीजियस लॉ आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा सेक्युलरिज्म प्रोवाइड करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही खुद कह रहा है यूसीसी को, तो वो फॉलो होना चाहिए, रिलीजियस लॉ को बाद में रखना चाहिए। सेक्युलर स्पेस होता है, देखो किसी भी रिलीजन के 2 स्फेयर होते हैं, एक तो कोर एस्पेक्ट्स, एक होते हैं सेक्युलर एस्पेक्ट्स। तो ये सेक्युलर एस्पेक्ट जो होते हैं वो सबके कॉमन होते हैं, पर ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैरिज, ये हर रिलीजन में होगा, अडॉप्शन, सक्सेशन, तो इनको यूनिफॉर्म कर सकते हैं। और जो कोर जो एस्पेक्ट होते हैं कि कौन किस तरह से पूजा करेगा, क्या प्रैक्टिसेस है, वो कोर रीजन होते, उसको गवर्नमेंट को नहीं टच करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी टच नहीं करता है उनको। सो ये एक पॉइंट है। दूसरी चीज़, वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत होती है। ठीक है, यूपी के पर्टिकुलर रीजन में जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन को अपीज़ करने के लिए उनके फेवर में बोलेंगे। अब जैसे ट्रिपल तलाक का इशू उठा था तो जितनी भी ऑपोजिशन थी वो इन द फेवर ऑफ ट्रिपल तलाक बोल रहे थे। ठीक है, माइनॉरिटी राइट, सेक्युलरिज्म, ये सारे इश्यूज उठा के। बट जब यही ऑपोजिशंस पावर में होती हैं तो ये कुछ और बोलती हैं, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को ख़त्म करेगा। बेसिकली इट विल ब्रेक द नेक्सस बिटवीन द रिलीजियस systems and the political systems on which the votes are divided, and there will be a gender issue will also be eliminated. Now the orthodoxy in the society based on the religious customs
that have been prevalent since ancient times will be removed, and women will have a equal say in every aspect and will be placed on the equal footing with the males. Now, what are the hindrances in this, in the implementation of UCC? Number one, political will ही नहीं है. इट इज़ अ सेंसिटिव इशू, कोई पार्टी इसको टच नहीं करना चाहती है, ठीक है. और मेजॉरिटी से भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो हर एक का एक आवाज़ उठती है. तो माइनॉरिटीज़ को स्पेशली ट्वीट किया जाता है एज अ वोट बैंक. सो बिल्कुल भी ये लोग नहीं उठाना चाहते हैं इस इशू को. सोसाइटी हमारी मल्टी रिलीजियस है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफ़िकल्ट होगा. इट इज़ समवेयर टफ टू कम अप विद द कॉमन एंड द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. इतनी डाइवर्स सोसाइटी के लिए इतने कॉमन लॉज कैसे लाएंगे. दूसरी चीज़, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बिलोंगिंग टू द ऑर्थोडॉक्स परसीव यूसीसी एज एनक्रोचमेंट ऑन देयर राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम. द कम्युनल लीडर्स get support from unaware masses by mending the reality of UCC. For example, Muslim leaders say UCC is threat to their religious freedom. इस तरह के जो कभी भी किसी कम्युनिटी को आपको अपीस करना होता है तो दो तरह के तरीके होते हैं. या तो आपकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग हो, अथॉरिटेटिव हो, ठीक है, या आपका लीडरशिप स्टाइल इतना अच्छा हो कि यू कैन कन्विंस दैट माइनॉरिटी और दैट पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी. या तो आप कहीं भी जाएंगे किसी भी लोकल एरिया में, चाहे आप डीएम बन के जाएं, चाहे कुछ, तो वहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस लेने के लिए वहाँ के लोगों का सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. लार्जली जिनकी बातें रखी जाती है, जैसे पंचायत के सीनियर लीडर्स हैं, आपके फेवर में बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनी जाएगी बाकी लोगों से. सिमिलरली होता है रिलीजियस लीडर्स के साथ. उनका से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है. जब वो लोग अगेंस्ट में बोल देंगे तो पूरी कम्युनिटी को लगेगा नहीं भाई ये हमारे रिलीजियस लीडर हैं, ये सही बोल रहे हैं, तो ठीक है. तो ऐसे हिंड्रेंसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी दुकान ही चलती है फेक मिथ चलाने में. दूसरा पॉइंट है आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो 25 से फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इन प्रोफेशन. सो यूसीसी ऐसा तो नहीं रोक रहा कि हम किसी पे फोर्सफुली इम्पोज नहीं किया जा सकता, ठीक है. ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है. ऊपर से ये डीपीएसपी में आता है, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. हिंदू बिल कोड कंट्रोवर्सी. जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ था तो 5-6 सीरीज ऑफ लॉज आए थे हिंदू सोसाइटी में जिसको अपोज किया गया था. वो इन्हीं बेसिस पे थे. सक्सेशन एक्ट आया था, माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स पे थे. बट उसको अपोज किया गया था. फिर क्या किया, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने इसको इलेक्शन इशू उठाया, तो वहाँ से इलेक्शन में लोगों ने सपोर्ट किया, तो फिर जाके ये एक्ट्स लाए गए वापस से. बट ये हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हाँ, जिस तरह से हिंदू बिल कोड कंट्रोवर्सी को हैंडल किया गया था पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, उस तरह से हम आगे भी यूसीसी के इशू को हैंडल कर सकते हैं. बट जब हिंदू का बात भी उठी थी तो तब भी तो हमारे पास इतना सारा सोशल एनॉर्मस ऑपोजिशन था. सो आज भी हमारे पास बहुत बड़ा ऑपोजिशन है टूवर्ड दिस इशू. इसमें देखते हैं यूसीसी से रिलेटेड क्या क्या केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले हम इन केसेस को देखने से पहले आई वुड से कि हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी जान लेते हैं. तो प्री इंडिपेंडेंस एरा का क्या सीन था, कॉलोनियल एरा, दैट इज कॉलोनियल एरा. वहाँ ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है. नंबर 1, लेक्सी लोकाई रिपोर्ट of 1840. Okay, it stressed the importance and necessity of uniformity in the codification of the Indian laws. So इसने बोला इस रिपोर्ट ने कि हमारे सारे इंडियन लॉज में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए फॉर द बेटर. ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सारे लॉज पता होने चाहिए. वो केवल टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव मैटर्स से रिलेट करना चाहते थे, तो इसलिए हो जाता है सबके लॉ सेम हो जाए, ठीक है. तो ये रिपोर्ट ये था. बट इसमें इन्होंने कहा कि केवल सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स ऑफ सेक्युलर एस्पेक्ट्स विल बी केप्ट इनसाइड द यूनिफॉर्मिटी. बट बाकी जितने भी ये मैटर्स हैं वो के हर कोई पर्सनल लॉज एप्लीकेबल होंगे.
ठीक है, हिंदू के हिंदू मैटर्स में हिंदू लॉ चलेंगे, मुस्लिम मैटर में मुस्लिम। फिर 1857 का रिवोल्ट हुआ, फिर 1859 में क्वींस का प्रोक्लेमेशन हुआ। रिवोल्ट के बाद तो ब्रिटिशर्स बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए कि हम सोशल फैब्रिक को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे रिलीजियस मैटर में, ठीक है। पर उन्होंने क्रिमिनल लॉज को कोडिफाई किया। ऑलराइट, फिर आता है पोस्ट कॉलोनियल एरा। पोस्ट कॉलोनियल एरा, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर जैसे दिग्गज पुरुषों ने तो सबने बोला कि यूसीसी को लाना चाहिए, बट ऑपोजिशन इतना था तो डीपीएसपी में उसको तभी के लिए डाल दिया आर्टिकल 44 में, क्योंकि अभी लोगों में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बहुत था और अवेयरनेस कम थी, और जैसे कि देखा पार्टीशन हुआ था। सो बाद में ये हिंदू कोड बिल आया, जिसके थ्रू डॉटर्स को इनहेरिटेंस का राइट, ऑपोजिशन, लीगलाइज डिवोर्स और ऑपोजिशन टू द पॉलीगैमी, इस टाइप के लॉज लाए गए। और यहाँ से ही सक्सेशन एक्ट आया, फिर मैरिज एक्ट आया, गार्डियनशिप एक्ट आया, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया, और फिर आया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ठीक है। जब आपको अपने रिलीजन से बाहर शादी करनी होती है तो तब ऐसे ये वाला लॉ अप्लीकेबल होता है। सो ये हमारे लीगल प्रोविजंस थे बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर जुडिशियली क्या रहता है आगे, सबसे पहले ये आता है सरला मुदगल केस 1995 का। इन दिस द कोर्ट हैज हेल्ड दैट हिंदू मैरिज सोलमनाइज्ड अंडर द हिंदू लॉ कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, and conversion to Islam and marrying again would not by itself dissolve the Hindu marriage under the act, and second marriage solemnized after converting to Islam would be an offence under section 494 of the IPC। तो इस केस में क्या हुआ था कि सरला मुदगल थी, एनजीओ की एक लीडर थी, इनके हस्बैंड ने दूसरे हिंदू से मुसलमान रिलीजन में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, एंड फिर एक और शादी कर ली थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी ये शादी तो नल एंड वॉइड हो गई पहली वाली, अब मैं दूसरी वाली शादी को एक्सेप्ट करता हूँ बिकॉज वो मुस्लिम रिलीजन में मेरे को पॉलीगैमी अलाउड है, तो ये वाली मेरी नल एंड वॉइड हो गई। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो आईपीसी का सेक्शन है वो ये आपकी दूसरी मैरिज को ऑफेंस माना जाएगा। पहले इसमें नहीं था ये 494 में, बट ये केस के बाद दूसरी मैरिज को इलीगल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। जो पहली है इस तरह से रिलीजन चेंज करके आप मैरिज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एक आया जॉन वलामथन केस 2013, दैट सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन, जिसने वापस से बोला कि यूसीसी होनी चाहिए। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया टू डायरेक्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड चेंज हो गया 2015 में कि ये पार्लियामेंट का काम है, ठीक है, तो हम नहीं बोलेंगे। फिर शाहबानो केस आया 2017, वेरी फेमस केस, जिसमें बोल दिया कि ट्रिपल तलाक इज़ नाउ अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो यहाँ पे वापस से हाईलाइट हो गया कि ओके, हर रिलीजन का एक अपना सबका कॉमन लॉ होना चाहिए। ऐसे तो मतलब कभी भी आप जाके, ये 1985 का वैसे केस है, ठीक है। यहाँ पे शाहबानो जी ने मेंटेनेंस मांगी थी अपने हस्बैंड से, जब उन्होंने एट द एज ऑफ 62 अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था। तो शी आस्क्ड फॉर मेंटेनेंस बट ही डिनाइड बिकॉज अंडर मुस्लिम मेंटेनेंस एक्ट वुमेन को मेंटेनेंस नहीं मिलती है, ठीक है, तो अंडर मुस्लिम रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेंडर राइट्स आ जाते हैं कि हिंदुओं में मेंटेनेंस मिलती है, बाकी रिलीजन में तो मुसलमान लेडीज़ के लिए ये इनइक्वालिटी क्यों है, तो यहाँ पे ये बोला गया। दूसरा लॉ कमीशन विच इज़ नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज, उन्होंने भी यही बोल दिया गया कि यूसीसी नहीं होना चाहिए। तो अब हमें आंसर जब भी लिखना है, ये तो हमने सारे फैक्ट्स पढ़ लिए कि यूसीसी गोवा का बोल दिया है कि गोवा का एप्लीकेबल है, यूसीसी होता क्या है, डीपीएसपी में क्यों है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या हिंड्रेंस आएगी अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी चीज़ जुडिशरी क्या कहना है, जुडिशरी का इस पर क्या से है, ये हमने देख लिया है। ऑलराइट, तो हमें क्या लिखना है इसमें,
और क्या और पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। ठीक है, सारे हमने केसेस देख लिए हैं। देखिए, आप लिख सकते हैं कि यूसीसी इज द चेंज दैट हैज टू बी brought in because change is law of nature. A minority people should not be allowed to pick and choose the laws they want to administer. However, this social transformation has to be the gradual. किसी भी society पे minority और majority cannot impose a social transformation that has to come from society itself. And since we are a secular country, the secularism has to be maintained without encroachment on the fundamental rights. Also, the codification of personal laws asked to be suggested by Law Commission, which for right now has postponed it, and it has to have the say of all the stakeholders. All right, तो ये हमारा कंक्लूजन होना चाहिए कि ओके, चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ, बट दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू बी ग्रेजुअल वन, कीपिंग द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म given in the fundamental rights without encroaching them, and the law commission has to suggest these changes before the government taking actions. जो एक प्रोसीजर है वो होना चाहिए. नाउ फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP में यहाँ पे दिया गया है कि क्या डिफरेंस होता है. तो मिनर्वा मिल केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसने बोला कि दैट अ बैलेंस हैज़ टू बी स्ट्राइक बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. UCC 44 में सेक्युलरिज्म, सेक्युलर राइट्स आपके फंडामेंटल, तो दोनों चीज़ों के लिए एक बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए. ठीक है, आर्टिकल 31C इंसर्टेड that lays down if a law is to implement any directive principle, it cannot be challenged on the ground that it is violative of article 14 and 19. तो मतलब हम DPSP इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम चाहे गवर्नमेंट तो. ठीक है, इफ इट इज़ नॉट contrary to article 14 and 19, respecting the article 25 and 26 that says that a religious denomination has the right to manage its own affair in the matter of religion, and article 29, right to conserve the distinct culture and individual freedom of religion, and 25 is also subject to order, health, morality and other provision related to fundamental rights. तो ये सारे जो है हमने देखे फंडामेंटल राइट और DPSP. तो एक बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए, और कौन कौन से राइट्स हैं जिनको इन्वोक करके गवर्नमेंट ये UCC ला सकती है. ठीक है, और किन किन को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है. ये सारे फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब हम देखते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? अभी TMC ने लिखा है, क्योंकि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. फिर आसाम में भी इलेक्शंस हैं, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अभी जो वहाँ की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है दैट प्राइम मिनिस्टर रीसेंट विजिट टू बांग्लादेश हैज़ वायलेटेड दिस कोड फॉर द वेस्ट बंगाल असेंबली पोल्स. ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. वेस्ट बंगाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट is a set of guidelines issued by election commission to regulate the political party and candidates prior to the election to ensure free and fair elections. This is in line with the article 324 of constitution that gives election commission the power to supervise the election to the parliament and state legislation. जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज ही आपस में, तब बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था इलेक्शंस में, तब वही उनका ही सजेशंस था. इलेक्शन कमीशन ने ये इम्प्लीमेंट करते हैं जब से डेट ऑफ अनाउंसमेंट होता है कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब से ये मॉडल कोड लगना स्टार्ट हो जाता है और इलेक्शन रिजल्ट्स के 2 दिन बाद तक एप्लीकेबल होता है. ठीक है, टिल द डेट दैट रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड. ओके, ऑपरेशन फ्रॉम द डेट इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड. एंड इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ये वॉलंटरी है, बट फिर भी बाय कन्वेंशन पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो इट एंड इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया जाता. इट वॉज फर्स्ट अनाउंस
In Kerala in 1960 it is not enforceable by law, that is कोई कोर्ट इस पे ऑर्डर नहीं दे सकता कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं हुआ है. However, certain provisions may be enforced through invoking corresponding provision in other statutes such as Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and Representation of People Act. So it has no legal backing. Evolution Election Commission issued the code for the first time in 71 and it has revised it from time to time. This is a set of norms that has been evolved with the consensus of political parties who have consented to abide by these principles embodied in the code and also binds them to respect and observe it in letter and spirit. So MCC आया 1960 में पहली बार, 1970 में जनरल इलेक्शन में लगा. दूसरा इसकी नो लीगल बैकिंग, ईसी को अनाउंस करता है जब से इलेक्शन की डेट, तब से एप्लीकेबल हो जाता है और रिजल्ट्स तक ये एप्लीकेबल रहता है. ठीक है, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए. दूसरा ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2020. दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट. सो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट कौन निकालता है? United States Department. It is submitted each year to the US Congress and contain a country-wise discussion on state of human rights, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग and there is also freedom in the world report 2021 that was released recently, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग पार्टली फ्री कर दी गई है फ्रॉम फ्री. ऑल राइट, सो ये है हमारी ह्यूमन रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट. अब इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं. सबसे पहले हमारी ये रैंकिंग क्यों इस तरह से डिग्रेड गई है? बिकॉज अब आजकल जर्नलिस्ट का डिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. द इंस्टेंसेस ऑफ हरासमेंट एंड डिटेंशन ऑफ जर्नलिस्ट आर क्रिटिकल टू इंडियन गवर्नमेंट एक्ट एंड पॉलिसीज हैज़ कंटिन्यूड ऑल्दो गवर्नमेंट जनरली रिस्पेक्टेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इट स्टेट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस, वायलेंस, थ्रेट, वायलेंस, अनजस्टिफाइड. जिस तरह से प्रेस को रेगुलेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा रहा है, नए नए लॉज आ रहे हैं. ठीक है, UAPA के अंडर डिटेंशंस ज़्यादा होने लगी हैं. सो ये सब चीज़ें जो हैं, जर्नलिस्ट का डिटेंशन बढ़ गया है. सो ये सब चीज़ें हमारी कंट्री को, रिपोर्ट को इस तरह से डिग्रेड करने का स्टेटस. जम्मू कश्मीर को जिस तरह से चेंज किया गया है, वहाँ की पब्लिसिटी, वहाँ पे आज भी 2G आता है, वो सारे रीजन में नहीं आता, और 4G तो पर्टिकुलर एरियाज़ में आता है. ठीक है, पर्सनल डेटा को हैक किया जा रहा है. द गवर्नमेंट रिक्वेस्ट फॉर यूजर डेटा फ्रॉम इंटरनेट कंपनी हैड बीन इंक्रीज ड्रामेटिकली. तो गवर्नमेंट हैज़ मेड 50,000 अराउंड 50,000 यूजर डेटा रिक्वेस्ट इन 2018 फ्रॉम फेसबुक. दैट इज़ अ 32% इंक्रीज फ्रॉम 2018. तो किस तरह से इवन ट्विटर में 68% इंक्रीज हुआ है, गूगल में 69%. तो इस तरह से पर्सनल डेटा की रिक्वेस्ट बढ़ रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा. दूसरी चीज़, अनलॉफुल डिटेंशन. जब सिटीजनशिप लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था तब बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि इसमें कन्विक्शन रेट केवल 2% है अंडर UAPA एक्ट. रिलीजियस फ्रीडम हैज़ बीन कर्ब्ड as per this report. The tolerance of violation of the religious freedom, crime involving violence targeting the member of minority group including women. Also the situation has not improved. The way the leaders of the Jammu Kashmir were detained, that has been questioned. Till now the normalcy has not returned to Jammu Kashmir. The mobile speed has restricted to 2G. Still now 4G बहुत कम जगहों पे आता है. Extra judicial killings of suspected criminals has increased. There has been restrictive rules. That is, report mentioned that overly restrictive rule on non-government organization. अभी FCRA rules में पिछले 2 साल में 3 changes और amendments आए हैं. बार बार FCRA के new rules establish कर दिए जा रहे हैं MHA के द्वारा. So इसको भी बोला जा रहा है. अब देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं. बाय द नेचर ऑफ बीइंग ह्यूमन, यू आर हैविंग सर्टेन इनहेरेंट, इनएलिएनेबल एंड फंडामेंटल राइट्स टू एंजॉय योर एग्जिस्टेंस विद अ डिग्निफाइड लाइफ. सो दीज आर गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी. सो आप ह्यूमन हैं, इसके होने से आपके कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि आप एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी जी लें, उनको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं. ये कंसेप्ट जो आया था यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मेंशन्ड है.
and these are the internationally agreed norms which some countries protect through their laws and others don't. These are not legally binding but enforce a moral commitment on the countries. ऑल राइट, और इसमें ये जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन है, ये इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, पीटी में क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार कि कौन से इनमें से फंडामेंटल राइट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन से कॉमन है, ठीक है, और इनमें से कौन से ऐसे राइट्स हैं, स्टेट पीसीएस में पूछ रहे थे, जो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में मैंशनड है, ठीक है, इनमें से कुछ लीगल राइट्स भी होते हैं। सो इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं जब इतनी रिपोर्ट आई और किस तरह से एलिगेशन लगाए गए, सो हम देख लेते हैं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली क्या मेंशन है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जिसमें इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सब है। डीपीएसपी में मेंशन कर रखा है सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस बाय द स्टेट, फ्री लीगल एड, पंचायत ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यूसीसी। अगेन देयर आर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑल्सो, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जिसको हमने अभी अमेंड किया है इन अकॉर्डेंस विद द पेरिस प्रिंसिपल, ठीक है। Establishment of the National Human Rights Commission under Protection of Human Rights Act. India has signed the Universal Declaration on Human Rights also in 1942. So ये हमारे legal and constitutional provisions हैं. International obligations, establishment of the National Human Rights Commission. Then recently in pandemic, to ensure these rights, the government has taken various steps, just like right to food to every person through Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, so that no one could go hungry. The wages were increased under the MG Narega Act in rural areas. The government has launched One Nation, One Ration Card scheme, जिस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स का मूवमेंट हुआ और उनका फिर जहाँ घर है केवल वहीं पे ही राशन अवेल कर सकते हैं, तो ऐसी स्कीम भी लाई है। ट्रांसफ़र भी किए हैं पैसे माइग्रेंट के अकाउंट्स पे, ठीक है, थ्रू डीबीटी। इनफैक्ट स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर निधि लॉन्च करी है, दैट इज़ उनको लोन दिया जाएगा बट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड इक्विपमेंट। सो ये था हमारा ह्यूमन राइट रिपोर्ट के बारे में। कौन निकालता है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट निकालता है, ठीक है। इंडिया की कंडीशन किस तरह से बताई गई है, कौन कौन से पॉइंट्स पे। दूसरी चीज़, इंडिया में क्या ह्यूमन राइट्स के लिए प्रोविजंस हैं, ये हमने देखा ना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिकल 244A। अभी क्या है, आसाम में आर्टिकल 244A की लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए राहुल गांधी, द कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज़ प्रॉमिस्ड टू इम्प्लीमेंट दिस आर्टिकल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन आसाम ट्राइबल मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट। तो इसका बैकग्राउंड, ये आर्टिकल क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले 1950s में सेपरेट हिल स्टेट की डिमांड हुई थी बाय ट्राइबल्स पॉपुलेशन इन अनडिवाइडेड आसाम। तब हमारा आसाम पूरा एक था, जितने भी स्टेट्स निकले, मेघालय, मणिपुर, उनसे निकल के, ये बाद में आसाम से निकल के बने अरुणाचल, उस वक्त एक था, तब वहाँ पे डिमांड अरोज की। तो 1969 में कुछ पार्टीज़ ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हिल एरियाज़ को मर्ज करने की बात करी, जहाँ से मेघालय बना, जिसको स्टेटहुड दिया गया 1972 में। फिर जो कुछ और रीजन्स थे ट्राइबल पॉपुलेशन की, जैसे कि कार्बी एंगलोंग एंड नॉर्थ कचर हिल्स, दे ऑल्सो डिमांडेड, दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एजिटेशन फॉर मर्जिंग हिली एरियाज, बट दे वर गिवन ऑप्शन वेदर टू स्टे इन आसाम और विल join the Meghalaya. They stayed back in Assam, and because of this, Congress government at the power promised that they will give them more power apart from what is mentioned in Article 6 schedule, that is, तो उनको और पावर दी जाएगी इस आर्टिकल 244A के अंडर। ये 6 शेड्यूल की पावर से अलग है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको हम आगे देखेंगे। सिंस देन देयर हैज़ बीन डिमांड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, बट इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। वापस से बीजेपी के जो लेजिस्लेचर है उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है अभी सेंटर को कि इसको लागू किया जाए इस आर्टिकल को, ठीक है। अब ये आर्टिकल के बारे में हम देख लेते हैं। दिस आर्टिकल वॉज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, that is article 244A was inserted in constitution 1969 to enact a law for consulting an autonomous state
विद इन द स्टेट ऑफ आसाम, ये केवल स्टेट ऑफ आसाम के लिए है, उसके अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट बनाना है. एंड ऑल्सो प्रोवाइड दैट स्टेट विद द लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड बोथ विद सच पावर फंक्शन एज मे बी डिफाइंड बाय दैट लॉ. ऑटोनोमस स्टेट, उसका अपना लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए विद इन द स्टेट ऑफ आसाम. और ये लाया गया था, 22nd अमेंडमेंट आया जिसने आर्टिकल 275 को अमेंड किया. In regard to sum and grant payable to the autonomous state on and from its formation under 244A. तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये बात उठी, तो उन्होंने कहा एक और आर्टिकल को अमेंड करके 275 को 22nd अमेंडमेंट के कि किस तरह से पैसा आएगा. दूसरी चीज़ हम इसमें देख लेते हैं किस तरह से जो 6th शेड्यूल है वो कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या एप्लीकेबल है. ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इन द रीजन्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, यहाँ पे AMTM स्टेट्स में क्या लगता है 6th शेड्यूल, और एक है हमारा 5th शेड्यूल. जो बाकी शेड्यूल्ड एरियाज़ जो कि 10 स्टेट्स में उन पे एप्लीकेबल होता है. ठीक है, यहाँ पे ये ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ऑफ दीज 4 स्टेट्स ये है. ठीक है, डिफरेंस क्या है 6 शेड्यूल से और 244A के अंडर. देखो, एक है 244A, एक है 6 शेड्यूल, एक है 5th शेड्यूल. तो 244A लगता है आसाम पे, ये लगता है आपका AMTM स्टेट्स पे, ये लगता है बाकी 10 स्टेट्स पे जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर्ड है. ठीक है, तो ये कैसे डिफरेंट है, जो 6 शेड्यूल में है लॉ एंड ऑर्डर की ऑटोनोमस स्टेट को पावर नहीं दी गई है, लेकिन 244A में लॉ एंड ऑर्डर भी पावर दे दी गई है ऑटोनोमस स्टेट को. ठीक है, कहाँ कहाँ लगता है, तो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 244 एंड 275 इज स्पेशल दैट अलाउज फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट थ्रू ऑटोनोमस काउंसिल्स that are administered by the elected representative. तो जो 6 शेड्यूल है वो यहाँ के ट्राइबल एरियाज़ में एप्लीकेबल है AMTM स्टेट्स के. ठीक है, कौन से 2 प्रोविजन है, आर्टिकल 244, 275(1). आसाम में कौन से ऐसे रीजन है, एक तो दीमा, हासो, कार्बी एंगलोंग, बोडो टेरिटोरियल रीजन एंड वेस्ट कार्बी. यहाँ पे गवर्नर के पास पावर होती है टू इंक्रीज द रीजन एरियाज ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स. यहाँ ये जो एरियाज को गवर्न होते हैं ना, यहाँ गवर्न किए जाते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, जिसको डिटरमाइन कौन करता है, गवर्नर, और उसी के पास पावर होती है कि ये एरिया को बड़ा करना है, छोटा करना है. ठीक है, इनकी ऑटोनॉमी दी जाती है. इसकी वजह से यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के और पार्लियामेंट के एक्ट अप्लाई नहीं होते. ओनली आफ्टर मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस दे कैन बी अप्लाइड ऑन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स. सो ये था हमारा 6 शेड्यूल और कैसे 244 डिफरेंट है इस बारे में. ठीक है, तो हमने देखा दीमा, हासो, कार्बी एंगलोंग, वेस्ट कार्बी एंड बोडो टेरिटोरियल 6 शेड्यूल में आते हैं. 244 और ऑटोनॉमी देता है. उत्तम भारती जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, दैट मोस्ट पावर इज कंट्रोल ओवर लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, तो इन ऑटोनोमस काउंसिल्स अंडर 6 शेड्यूल दे डोंट हैव जुडिक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. ओके, सो इसमें बस यही है, हम 244A कैसे डिफरेंट है 6 शेड्यूल से, ये इम्पोर्टेंट है. और 244A है क्या. ठीक है, 6 शेड्यूल कहाँ पे लगता है, कौन डिक्लेयर करता है, 6th शेड्यूल. ठीक है, और जो 244 है वो एप्लीकेबल होता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ AMTM. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं 244, 244A. आगे देख लेते हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है 2021 में. तो अभी इसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स देख लेते हैं. सबसे पहले ग्लोबली
The countries with the largest gender gap in economic participation are Iran, India, Pakistan, Syria, Yemen, Iraq. India की पोजीशन इन कंट्रीज के साथ पैरेलली नाम लिया जा रहा है. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में remains the gap remains the largest, that India may represent only 26% of some 3500 parliament seats and just 22.6% of 3400 ministers worldwide. ऑलराइट, इतना ज़्यादा जेंडर गैप है ग्लोबली. ठीक है. बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री वेयर मोर वुमेन हैव हेल्ड हेड ऑफ द स्टेट पोजीशन देन मेन इन द past 50 years. South Asia, incidentally, is one of the worst performing region, followed by Middle East and Northern Africa. And China, India together account for about 90 to 95% of estimated 1.2 to 1.5 million missing female births annually worldwide due to gender biased prenatal sex selective practices. यहाँ पे इंडिया में और चाइना are the worst countries. South Asia is the worst performer in this global gender gap report. And now moving on to our Indian scenario, that India has declined on the political empowerment index as well as by 13.5% and decline in the number of women minister from 23% in 19 to 9.1. मतलब 2021 में जो कैबिनेट रिशफल हुआ है उसमें केवल 9% वुमेन मिनिस्टर्स हैं हमारे यहाँ. See the political empowerment index, and India has closed 62.5% of the gender gap to date. It is still performed relatively well compared to other countries, ranking at 51 in women's participation in politics. And in index of the education attainment, the rank has been, India has been ranked at 144. The two indices where India has fared the worst are health and the survival, which include the sex ratio and economic integration participation of the women. India has fared the worst, ranking at 155. The only country to have fared worse is China. Okay, and the report points to the skewed sex ratio as the major factor. So health survival parameters में जिसमें sex ratio and economic participation आते हैं, वहाँ में भी इंडिया ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है. केवल जो वर्स्ट है इंडिया के बाद, दैट इज़ चाइना. सी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में जो गैप है, दैट हैज़ वाइडन्ड बाय 3% दिस ईयर. कोविड ऊपर से और आ गया तो द वुमेन हैज़ बीन अफेक्टेड अ लॉट. एंड देन अर्न इनकम ऑफ वुमेन इज़ ओनली 1/5 ऑफ मेंस. आज भी वुमेन एंड मेन, चाहे आप बॉलीवुड में देख लो, चाहे आप कॉरपोरेट्स में देख लो, चाहे आप किसी भी कंपनी में देख लेंगे, आज भी वुमेन का जो पे स्केल है एज कंपेयर टू मेन इज लो. दैट इज 1/5 ओनली. दैट पुट्स द कंट्री अमंग द बॉटम 10 ग्लोबली ऑन दिस इंडिकेटर. सी, तो हम इसमें देख लेते हैं 3 पैरामीटर्स में. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है जिसमें इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड द बैड. ऑलराइट, कौन कौन से पैरामीटर्स पे? सबसे पहले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, दैट इज बेस्ड ऑन सेक्स रेशियो एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन. द फोरम एंगेजेस, बेसिकली ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, 1971 में बनी थी, जेनेवा में हेडक्वार्टर्स है. इट इज़ इंडिपेंडेंट and not tied to any special interest, that serves as a compass to track the progress on the relative gap between men and women on health, education, economy and politics. All right, तो ये हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में. So this was all in today's discussion in Polity and Governance Weekly Current Affairs. The one topic that is for analysis is UCC, and others are the static factual topics. You have to learn the facts. Thank you.